तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्कंद नाम की मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। इसके बारे में सारी कुछ डिटेल आपको बताएगी। इसके प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग क्या स्टोरी आपको देखने को मिली। रोमांटिक और एडवेंचर टाइप की ये एक तरह से मूवी है जो आपको सिनेमाघरों में भी देखने को मिली है। और इसके टीवी राइट, सैटेलाइट राइट आपको इस मूवी से रिलेटेड सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नहीं हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट नीचे का कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हम इस सीरीज के बारे में बेसिक डिटेल्स यानी मूवी के बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। स्कंद अनुवाद। हिंदू युद्ध के देवता बटा भगवान शिव के पुत्र दी अटैकर के साथ ऑन स्क्रीन उपशीर्षक एक 2023 भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन फिल्म है जो बोयाप्ती श्रीनु द्वारा लिखित और निर्देशित है और जी स्टूडियो के सहयोग से श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन के तहत श्रीनिवास चित्तूरी द्वारा निर्मित है। फिल्म में राम पोथिनेनी दोहरी भूमिका में, श्रीलीला, सई मांजरेकर और प्रिंस सेसिल हैं। 4 फिल्म की आधिकारिक घोषणा फरवरी 2022 में अस्थायी शीर्षक बोयाप्तिरापो के तहत की गई थी। 5 जबकि आधिकारिक शीर्षक स्कंद की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी। 6 मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2022 में शुरू हुई, 7 और अगस्त 2023 में समाप्त हुई। 8 संगीत थमन एस द्वारा रचित है जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः संतोष डेटेक और तम्मीराजू द्वारा संभाला जाता है। स्कंद को 28 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था और इसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली। कथानक: भास्कर राजू ने आंध्र प्रदेश के सीएम रायडू की बेटी और तेलंगाना के सीएम रंजीत रेड्डी की बेटी श्रीलीला का अपहरण कर लिया, जो उनकी सहपाठी भी है। अपहरण क्राउन ग्रुप कंपनी के सीईओ रुद्रकांति रामकृष्ण राजू से जुड़े हैं, जो अपने अवैध धन को वैध बनाने से इनकार करने के कारण रंजीत रेड्डी और रायडू दोनों द्वारा जेल में डाले जाने के बाद अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं। यह पता चला है कि रामकृष्ण राजू वास्तव में भास्कर के पिता मणिकांत राजू के सबसे अच्छे दोस्त हैं। भास्कर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है क्योंकि उसे अपनी बेटी रुद्रगंती परिणीता को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए दोष लेने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि उसे रंजीत और रायडू ने बंदी बना लिया था। कोई विकल्प न होने पर रंजीत और रायडू ने रामकृष्ण राजू को रिहा कर दिया। रंजीत और रायडू भास्कर और उसके परिवार पर हमला करते हैं, जहां उन्हें परिणीता की प्रेमिका और भास्कर के जुड़वां भाई स्कंद द्वारा बचाया जाता है। रंजीत और रायडू मीडिया के सामने अपने अपराध कबूल करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि स्कंद वास्तव में मोरक्को का एक कुख्यात हत्यारा है। स्कंद की मूल कहानी को स्कंद 2 नामक अगली कड़ी में समझाया जाएगा। कास्ट करें: राम पोथिनेनी दोहरी भूमिका में हैं। मणिकांत भास्कर राजू। मणिकांत स्कंद राजू मोरक्को का एक हत्यारा। श्रीलीला श्रीलीला रेड्डी के रूप में रंजीत की बेटी और भास्कर की प्रेमिका। सई मांजरेकर रुद्रगंती परिणीता, रामकृष्ण राजू की बेटी और स्कंद की प्रेमिका के रूप में। संजय के रूप में प्रिंस सेसिल। शरथ लोहितस्वा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रंजीत रेड्डी, श्रीलीला के पिता के रूप में। अजय पुरकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रायडू के रूप में। प्रभाकर चिन्नाप्पा के रूप में। मणिकांत राजू के रूप में दग्गुबाती राजा। श्रीकांत रुद्रगंती रामकृष्ण राजू के रूप में। बबलू पृथ्वीराज। गौतमी एस लक्ष्मी। इंद्रजा भारती के रूप में। कल्ट मामा गाने में डांसर के रूप में उर्वशी रौतेला। उत्पादन विकास 18 फरवरी 2022 को श्रीनिवास सिल्वर स्क्रीन ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा की जो बोयाप्ती श्रीनु द्वारा निर्देशित है और इसमें राम पोथिनेनी मुख्य भूमिका में होंगे।
इसे अस्थायी तौर पर बोयाप्तिरापो नाम दिया गया था। 9-1 जून 2022 को हैदराबाद में एक मुहूर्तम पूजा आयोजित की गई थी। 10-5 अक्टूबर 2022 को श्रीलीला को पहली बार राम पोथिनेनी के साथ मुख्य महिला भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। 11-3 जुलाई 2023 को एक झलक जारी की गई जिसमें स्कंद शीर्षक का पता चला। 12 फिल्मांकन मुख्य फोटोग्राफी 6 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। 13 दूसरा शेड्यूल नवंबर में शुरू हुआ और इसमें एक एक्शन सीक्वेंस शामिल था। 14 तीसरा शेड्यूल जनवरी 2023 में शुरू हुआ। शेड्यूल में पोथिनेनी और श्रीलीला का एक दृश्य शामिल था। 15 साउंड ट्रैक स्कंद द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम थमन एस जारी किया 2023। लेबल जंगली म्यूजिक साउथ। थमन एस कालक्रम 2.5 2023 स्कंद 2023 भागवंत केसरी 2023 साउंड ट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर एस थमन द्वारा तैयार किया गया है जो कांदिरेगा 2011, मसाला 2013 और पांडागा चेस्को 2015 के बाद पोथिनेनी के साथ अपने चौथे सहयोग में है। सर्रेनोडू 2016 और अखंड 2021 के बाद बोयाप्ती श्रीनु के साथ तीसरा सहयोग। पहला एकल नी चुट्टू चुट्टू 3 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। 16 दूसरा एकल शीर्षक गंदराबाई 18 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। तीसरा एकल शीर्षक दुम्मरे दुम्मा 30 अगस्त 2023 को जारी किया गया था। चौथा एकल शीर्षक कल्ट मामा 18 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। ट्रैक लिस्टिंग नहीं शीर्षक बोल गायक लंबाई 1 नी चुट्टू चुट्टू रघुराम सिड श्रीराम संजना कलमंजे 4-10 2 गंदाराबाई अनंत श्रीराम नकाश अजीज सौजन्या भगवथुला 3-49 3 बेवकूफ कल्याण चक्रवर्ती अरमान मलिक अयन प्रंथी 4-0-1 4 पंथ मां अनंत श्रीराम हेमाचंद्र राम्या बेहरा माहा 4-0-9 कुल लंबाई 16-0-9 रिलीज स्कंद को पहले 20 अक्टूबर 2023 को तेलुगु में हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के डब संस्करणों के साथ रिलीज किया जाना था, लेकिन इसे 28 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया। 17-18 स्वागत आलोचनात्मक प्रतिक्रिया स्कंद को आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने राम के प्रदर्शन, छायांकन और एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की, लेकिन इसकी पटकथा लेखन, रनटाइम और संगीत की आलोचना की। 123 तेलुगु ने 3/5 स्टार दिए और लिखा स्कंद एक सामूहिक एक्शन मनोरंजक फिल्म है जो राम पोथिनेनी द्वारा एक ठोस प्रदर्शन, ऊर्जावान एक्शन दृश्य और देखने लायक नृत्य प्रस्तुत करती है। जबकि प्रशंसक और जनता इस हाई वोल्टेज मनोरंजक फिल्म का आनंद लेंगे। फिल्म की सरल कहानी है, अतार्किक एक्शन दृश्य और सुस्त दूसरा भाग दूसरों को पसंद नहीं आएगा। यदि आप इन पहलुओं से सहमत हैं तो आप इस सप्ताह के अंत में यह फिल्म देख सकते हैं। 19 टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति ने 2/5 स्टार दिए और लिखा, स्कंदा ऐसी फिल्म नहीं है जिससे आप तर्क की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब इसमें केवल राम और कुछ एक्शन सीक्वेंस होते हैं तो मनोरंजन के लिए बहुत कुछ नहीं बचता है। 20 द साउथ फर्स्ट के प्रकाश पचेती ने 5/5 स्टार दिए और लिखा, स्कंद बोयाप्ती श्रीनु की एक नियमित और फार्मूलाबद्ध कथा है। यह एक तर्कहीन कहानी और बेतुकी कॉमेडी के साथ बड़े पैमाने पर दर्शकों में अर्थहीन अफीम पैदा करता है और यहां तक कि मौज मस्ती के दिन को भी खराब कर सकता है। गणेश विसर्जन
21 OTT प्ले के श्रीवत्सन नादाधुर ने 1/5 स्टार दिए और लिखा स्कंद एक ऐसी फिल्म है जो बोयाप्ती की पिछली फिल्म विनय विद्याराम को भी असीम रूप से बेहतर बनाएगी। यहाँ कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, यह सिर्फ काम का एक बुरा दिन है फिल्म निर्माता के लिए। राम पोथिनेनी की स्क्रिप्ट चयन की समस्याएं जारी हैं और संगीतकार थमन, जो एक्शन मनोरंजन के शौकीन हैं, बड़े अंतर से चूक गए। 22 अभिलाषा चेरुकुरी की सिनेमा एक्सप्रेस ने 1/5 स्टार दिए और लिखा स्कंद शायद ताबूत में आखिरी कील हो सकता है, जो कि बोयाप्ती फॉर्मूला है। 23 द हिंदू की संगीता देवी डंडू ने फिल्म की आलोचना की और लिखा, कहानी कहने, चरित्र चित्रण, संगीत या एक्शन कोरियोग्राफी में कोई नवीनता नहीं होने के कारण स्कंद फूला हुआ है। यह उच्च डेसिबल सामूहिक उत्सव के उत्सव में इतना निरंतर है कि आप अपना शोर बनाए रखना चाह सकते हैं, ईयरफोन रद्द करना आसान है। अंत में जब हमें पता चलता है कि दूसरा भाग होने वाला है तो यह एक खतरे की तरह लगता है। 24 डेक्कन क्रॉनिकल के BVS प्रकाश ने चरित्र चित्रण और पटकथा लेखन की आलोचना की, जबकि इसे नासमझी पूर्ण रक्तरंजित एक्शन गा था करार दिया। 25 भविष्य फिल्म का अंतिम दृश्य एक टैगलाइन अनफोल्ड इन स्कंद 2 के साथ प्रदर्शित होता है, जो अगली कड़ी की लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्टर बोयाप्ती श्रीनिवास, जिन्हें आमतौर पर बोयाप्ती श्रीनु के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक हैं। तेलुगु सिनेमा में एक्शन फिल्मों के निर्देशन के लिए जाने जाने वाले बोयाप्ती ने 2 राज्य नंदी पुरस्कार जीते हैं। 1-2 प्रारंभिक जीवन बोयाप्ती श्रीनिवास का जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पेड़काकानी में हुआ था। 3-4 उन्होंने गुंटूर के JKC कॉलेज से अपनी डिग्री प्राप्त की और स्नातकोत्तर के लिए नागार्जुन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उनका परिवार एक फोटो स्टूडियो चलाता है। बोयाप्ती को फोटोग्राफी में रुचि थी और वह ईनाडू अखबार के लिए अंशकालिक रिपोर्टर के रूप में काम करते थे। 5 फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए वह हैदराबाद चले गए और उनके चचेरे भाई पोसानी कृष्ण मुरली ने 1997 में बोयाप्ती को मुथ्याला सुब्बैया स्टूडियो के निर्देशन विभाग में काम करने की सिफारिश की। 6-7 बोयाप्ती ने सुब्बैया के साथ ओका चिन्ना माता, गोकुलमुलु सीता, पेली चेसुकुंडम, पवित्रा प्रेमा, अन्नैया और मनसुन्ना माराजू जैसी फिल्मों के लिए काम किया। 5 बोयाप्ती की शादी विलेखा से हुई है और दंपति के 3 बच्चे हैं। 8 कैरियर 2005 में बोयाप्ती ने भद्र के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जिसमें रवि तेजा, मीरा जैस्मीन और प्रकाश राज ने अभिनय किया। तुलसी उनकी दूसरी फिल्म थी। 2010 में बोयाप्ती की तीसरी रिलीज सिम्हा थी, जिसमें नयनतारा और स्नेहा उल्लाल के साथ नंदमुरी बालकृष्ण ने दोहरी भूमिका निभाई थी। 2012 में उन्होंने अपनी चौथी फिल्म दम्मू बनाई, जिसमें जूनियर NTR, त्रिशा और कार्तिका नायर ने अभिनय किया। 9-10 बाद में 2014 में बोयाप्ती लीजेंड के लिए बालकृष्ण के साथ फिर से जुड़े आलोचकों की राय के साथ इसे सकारात्मक समीक्षा मिली कि उन्होंने कुछ भावुकतापूर्ण स्पर्श के साथ एक सामूहिक मसाला मनोरंजन फिल्म पेश की है जो वर्गों और जनता दोनों को पसंद आएगी। राम पोथिनेनी, जन्म 15 मई 1988, एक भारतीय अभिनेता हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर सफल देवदासु 2006 से की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण दक्षिण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उनके नाम 2 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ और 1 सीमा अवार्ड है। अपने पदार्पण के बाद उन्होंने व्यावसायिक और आलोचनात्मक सफलता रेडी 2008 में अभिनय किया। इसके बाद कांदिरेगा
2011 की सफलता से पहले व्यावसायिक असफलताओं की एक श्रृंखला आई। पोथिनेनी के अन्य उल्लेखनीय कार्यों में पांडागा चेस्को 2015, नेनु शैलजा 2016, वुन्नाधी ओकाते जिंदगी 2017, हेलो गुरु प्रेमा कोसमे 2018, आई स्मार्ट शंकर 2019 और रेड 2021 शामिल हैं। 2. प्रारंभिक जीवन। राम पोथिनेनी का जन्म 15 मई 1988 को हैदराबाद में मुरली पोथिनेनी के घर हुआ था। वह तेलुगु फिल्म निर्माता श्रावंती रवि किशोर के भतीजे हैं। 3 अभिनेता शारवानंद उनके चचेरे भाई हैं। 4 उनका परिवार विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। कैरियर। पदार्पण और प्रारंभिक करियर 2006-2010। पोथिनेनी पहली बार तमिल भाषा की लघु फिल्म अदायालम 2002 में दिखाई दिए, जहां उन्होंने 18 वर्षीय एक ड्रग एडिक्ट की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने 2006 में देवदासु के साथ थिएटर में अपनी शुरुआत की। 5-6 उनकी दूसरी फिल्म ईशा साहनी के साथ जगदम सुकुमार द्वारा निर्देशित थी। इसके बाद वह श्रीनु वैतला द्वारा निर्देशित जेनेलिया डिसूजा के साथ रेडी में दिखाई दिए, जो व्यावसायिक रूप से सफल रही। 2009 में उनकी 2 रिलीज हुई, मस्का और गणेश जस्ट गणेश। 2010 में पोथिनेनी की केवल एक रिलीज थी, राम राम कृष्ण कृष्णा, दिल राजू द्वारा निर्मित और श्रीवास द्वारा निर्देशित। कैरियर में उतार चढ़ाव 2011-2016। पोथिनेनी की अगली फिल्म कांदिरेगा 2011 थी। 8 बाद में उन्होंने एंडुकांटे प्रेमंता में अभिनय किया। 2012 तमन्नाह के साथ करुणाकरण द्वारा निर्देशित और श्रावंती रवि किशोर द्वारा निर्मित। 2013 में पोथिनेनी भास्कर द्वारा निर्देशित और BVS N प्रसाद द्वारा निर्मित कृति खरबंदा के साथ ओंगोल गीता में दिखाई दी। उसी वर्ष उन्होंने एक्शन कॉमेडी मसाला में वेंकटेश के साथ सह अभिनय किया, जो हिंदी फिल्म बोल बच्चन की रीमेक थी, जिसका निर्देशन के विजया भास्कर ने किया था और श्रवंथी रवि किशोर और संयुक्त रूप से निर्मित थी। डी सुरेश बाबू। 9. 2015 में पोथिनेनी ने 2 फिल्मों पांडागा चेस्को और शिवम में अभिनय किया, जबकि गोपीचंद मालिनेनी द्वारा निर्देशित पंडागा चेस्को एक व्यावसायिक सफलता थी। 10 शिवम अपने करियर की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक के रूप में समाप्त हुआ। 11. 2016 में उनकी 2 रिलीज हुईं, दोनों उनके अपने प्रोडक्शन हाउस श्री श्रवंथी मूवीज द्वारा निर्मित नेनु शैलजा जो एक व्यावसायिक सफलता थी 12 और संतोष श्रीनिवास द्वारा निर्देशित हाइपर जो बॉक्स ऑफिस पर औसत थी। 13. सफलता और हालिया कार्य 2017 वर्तमान। उनकी 2017 की आने वाली फिल्म वुन्नाधी ओकाते जिंदगी को मिश्रित समीक्षा मिली। 2018 में उन्होंने त्रिनाधा राव नक्कीना द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी होलो गुरु प्रेमा कोसमे में अभिनय किया। 2019 में उन्होंने एक्शन थ्रिलर आई स्मार्ट शंकर के लिए निर्देशक पुरी जगन्नाथ के साथ सहयोग किया। कई असफलताओं के बाद पोथिनेनी के लिए यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। 14 इसने 90 करोड़ से अधिक की कमाई की, जो उनके करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। 15. उनकी 2021 की फिल्म रेड थी, जहां उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई। यह तमिल फिल्म थडम 2018 की रीमेक है। 142022 में उन्होंने लिंगुसामी द्वारा निर्देशित द वॉरियर में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। 16 फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बड़ी व्यावसायिक विफलता थी। 17. पोथिनेनी को बोयाप्ती श्रीनु के स्कंद में अभिनय के लिए अनुबंधित किया गया है। यह उनकी पहली अखिल भारतीय फिल्म होगी। 18. मीडिया छवि।
पोथिनेनी को कई बार हैदराबाद टाइम्स के सर्वाधिक वांछनीय पुरुषों की सूची में शामिल किया गया है। वह 2017 में 11वें, 192018 में 11वें, 202019 में तीसरे 21 और 2020 में दूसरे स्थान पर रहे। 22 पोथिनेनी ने अपना पहला ब्रांड समर्थन जॉन अब्राहम के साथ गार्नियर के लिए किया था। 23 फिल्मोग्राफी अभिनेता के रूप में चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। तो दोस्तों लैंग्वेज की बात की जाए तो तेलुगु लैंग्वेज में इसे बनाया गया है, लेकिन इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ करने की वजह से इसे मल्टीपल लैंग्वेजों में डब करके रिलीज़ किया गया है। हिंदी में भी ये प्रोवाइड है और आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में कुछ ही सिनेमाघरों में इसे आपको देखने को मौका मिल रहा है, क्योंकि अभी इससे ज़्यादा एक तरह से लोगों द्वारा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो मूवी का बजट देख लेते हैं पहले। मूवी का बजट तकरीबन 50 करोड़ रुपए हैं और मूवी ने अब तक एक तरह से 29 सितंबर को ये रिलीज़ हुई थी। सॉरी दोस्तों 28 सितंबर को, और आज 29 सितंबर है। 2 दिन के अंदर मूवी का जो कलेक्शन है वो आसमान छू चुका है। इसने एक तरह से 2 दिन के अंदर लगभग 24 करोड़ रुपए इसने नेट कलेक्शन दिया है और आज का कलेक्शन अभी बाकी है। और 2 दिन आपको पता है और सैटरडे संडे आता है, तो ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, यानी 2 दिन के अंदर ये अपना जो बजट है उससे पार कर लेगी, यानी सुपर हिट ये मानी जाएगी अगर अपना बजट पार कर लेती हैं। और OTT राइट के बारे में बात की जाए तो OTT राइट कोई भी इसका ले सकता है। आजकल जो एक तरह से OTT चैनल्स वाले हैं उन्होंने एक नियम निकाल दिया कि पहले ये बॉक्स ऑफिस पर यदि हिट रहती है तभी वो खरीदते हैं, तो ये हिट तो हो ही चुकी है अंदाज़ा जिस हिसाब से लगाया जा रहा है। और बाकी OTT राइट आपको प्राइम वीडियो या इसी के साथ आपको नेटफ्लिक्स दोनों में से एक में आपको देखने को मिल सकती हैं। और बाकी सिनेमाघरों में तो ये लग रही है आप जाकर एंजॉय कर सकते हो, हिंदी में ये अवेलेबल है। दोस्तों अब हम इसके बारे में और डिटेल आपको बताते हैं इसके एक तरह से प्रोडक्शन के बारे में। लीला वैकल्पिक रूप से श्रीलीला लिखा जाता है। एक जन्म 14 जून 2001 भारतीय मूल की एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में दिखाई देती हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किस 2019 में एक प्रमुख भूमिका के साथ की, सीमा अवार्ड जीतकर, और तब से तेलुगु फिल्मों पेली सैंडाडी 2021 और धमाका 2022 में अभिनय किया है। व्यक्तिगत जीवन श्रीलीला का जन्म 14 जून 2001 को हुआ था 23 संयुक्त राज्य अमेरिका में एक तेलुगु भाषी परिवार में और उनका पालन पोषण बेंगलोर, भारत में हुआ था। 4-5 उनकी मां स्वर्णलता बेंगलुरु में स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। 6 स्वर्णलता का विवाह उद्योगपति सुरपानेनी शुभकर राव से हुआ था और जोड़े के अलग होने के बाद स्वर्णलता से लीला का जन्म हुआ। 5-7 लीला ने बचपन में ही भरतनाट्यम नृत्य का प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। वह एक डॉक्टर बनने की इच्छा रखती है। 3 और 2021 तक वह MBBS के अंतिम वर्ष में थी। 8 फरवरी 2022 में लीला ने 2 विकलांग बच्चों को गोद लिया। 9 कैरियर 2017 2020 डेब्यू और शुरुआती करियर। निर्देशक AP अर्जुन ने सोशल मीडिया पर सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा द्वारा ली गई लीला की तस्वीरें देखीं और उन्हें अपनी 2019 की फिल्म किस में कास्ट किया। अभिनेत्री ने कहा है कि तेलुगु सिनेमा में संपर्क होने के बावजूद चूंकि वह बेंगलोर में पली बढ़ी, इसलिए उन्होंने कन्नड़ भाषा की फिल्मों में अपना करियर शुरू करना चुना। 10 किस के लिए फिल्मांकन 2017 में शुरू हुआ, जबकि लीला अपने प्री यूनिवर्सिटी कोर्स के पहले वर्ष में थी। 3 यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। 11 द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की ए शरदा ने कहा कि लीला ने आत्मविश्वास से भरी शुरुआत करते हुए लिखा, श्रीलीला स्टाइलिश दिखती हैं और समान रूप से ध्यान आकर्षित करती हैं। 12 टाइम्स ऑफ इंडिया के आलोचक विनय लोकेश ने इस भावना को दोहराते हुए कहा कि लीला अपनी भूमिका में चमक गईं।
एक महीने बाद श्री मुरली के साथ उनकी दूसरी फिल्म भारते रिलीज हुई। 14 उसके प्रदर्शन की समीक्षा न्यूज मिनट अरविंद श्वेता ने लिखा, लीला अच्छी है और जब अभिनय और स्क्रीन उपस्थिति की बात आती है तो वह श्री मुरली के साथ अपनी जगह रखती है। 15 द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की शरदा ने लिखा है कि यह श्रीलीला की दूसरी फिल्म है और वह कैमरे के सामने सहज हो रही है और भूमिका की मांग के अनुरूप काम करती है। 16 2021 प्रेजेंट धमाका एंड बियॉन्ड। 2021 में लीला को रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म पेली सैंडाडी में कास्ट किया गया, जिससे तेलुगु सिनेमा में उनकी शुरुआत हुई। 17 अभिनेत्री ने अपने किरदार को मरने लायक भूमिका बताया। 18 जहां फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली, वहीं लीला की भूमिका को आलोचकों से सराहना मिली। 19 द हिंदू की संगीता देवी ने फिल्म को मुख्य जोड़ी रोशन और लीला की महंगी शोरील कहा। उनका मानना था कि वे ताज़ा और उत्साही दिख रहे थे, लेकिन उनमें केमिस्ट्री की कमी थी। 20 2022 में लीला ने कन्नड़ रोमांटिक कॉमेडी बाय टू लव में अभिनय किया। उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया की सुनयना सुरेश ने कहा, श्रीलीला ने एक ऐसी भूमिका के साथ शो चुरा लिया है जो उन्हें एक फिल्म में सिर्फ आंखों की कैंडी से कहीं अधिक प्रदान करती है। वह विशेष रूप से भावनात्मक दृश्यों में चमकती हैं। 21 द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की शरदा को लगा कि फिल्म में उन्हें देखना सुखद था। 22 डेक्कन हेराल्ड की एक समीक्षा में कहा गया कि हालांकि वह प्रभावशाली थीं, लेकिन लीला के कन्नड़ उच्चारण में सुधार की गुंजाइश थी। 23 बाद में उन्होंने 2022 की फिल्म जेम्स के गीत ट्रेडमार्क में एक विशेष भूमिका निभाई। 24 पेली सांडा की सफलता के बाद लीला को तेलुगु फिल्मों में कई प्रस्ताव मिले। 19-25 इसके बाद उन्होंने रवि तेजा के साथ धमाका में अभिनय किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 26 इसके बाद उन्होंने राम पोथिनेनी के साथ स्कंद में अभिनय किया। 27 लीला के पास भविष्य में कई परियोजनाएं हैं। वह पहली बार निर्देशक श्रीकांत एन रेड्डी की फिल्म आदिकेशव में पांजा वैष्णव तेज के साथ दिखाई देने वाली हैं। 28 अन्य आगामी प्रस्तुतियों में वक्कंथम वामसी की एक फिल्म शामिल है। 29 अनिल रविपुड़ी द्वारा निर्देशित भगवंत केसरी। 30 जूनियर जी जनार्दन रेड्डी के बेटे किरीटी रेड्डी के विपरीत। 31-32 गुंटूर करम त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित। 33 और उस्ताद भगत सिंह पवन कल्याण के विपरीत। सई मांजरेकर एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी, मराठी और तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम करती हैं। अभिनेता महेश मांजरेकर और मेधा मांजरेकर की बेटी, उन्होंने दबंग 3 2019 से अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू नामांकन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। एक तब से वह गनी 2022 और मेजर 2022 में दिखाई दी हैं। 2 प्रारंभिक जीवन। मांजरेकर का जन्म 23 दिसंबर 1997 3 या 24 दिसंबर 2001 4 को फिल्म अभिनेता मेधा और महेश मांजरेकर के घर हुआ था। 5-6 उन्होंने NSS हिल स्प्रिंग इंटरनेशनल स्कूल, मुंबई और मुंबई विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। उद्धरण वांछित कैरियर। मांजरेकर इन 2020। मांजरेकर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मराठी फिल्म काकस्पर्श 2012 में कुशी दामले की संक्षिप्त भूमिका के साथ की। उन्होंने 2019 की हिंदी एक्शन कॉमेडी दबंग 3 में सलमान खान के साथ खुशी चौटाला के रूप में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। साथ फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और सीए विरोध प्रदर्शन से इसकी व्यावसायिक संभावनाएं प्रभावित हुईं। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 2020 में वह आयुष शर्मा के साथ माझा गाने के संगीत वीडियो
में दिखाई दी। 8 2022 में मांजरेकर ने गनी में वरुण तेज के साथ अपनी तेलुगु फिल्म की शुरुआत की, जो व्यावसायिक रूप से असफल रही। उन्हें अगली बार तेलुगु हिंदी द्विभाषी जीवनी एक्शन फिल्म मेजर में दिखाया गया था, जो संदीप उन्नीकृष्णन अदिति शेष द्वारा अभिनीत की बायोपिक थी, जिसमें उन्होंने ईशा अग्रवाल की भूमिका निभाई थी, जो उन्नीकृष्णन की प्रेमिका है। 9-10 फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह 2022 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में से एक बन गई। 11 मांजरेकर विल नेक्स्ट अपीयर इन कुछ खट्टा हो जाए अपोजिट गुरु रंधावा। 12 मीडिया में मांजरेकर को 2019 में टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमन लिस्ट में 47वां स्थान दिया गया था। गए और मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुने जाने से पहले अंतिम उम्मीदवारों के लिए एक फिल्म कार्यशाला में भाग लिया। अपनी पहली फिल्म की रिलीज के 2 महीने के भीतर प्रिंस को निर्देशक मारुति द्वारा बस स्टॉप नामक एक और फिल्म की पेशकश की गई और वह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बन गई। एक उनकी तीसरी और चौथी रिलीज रोमांस और बनी एन चेरी 2013 को नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 2 इसके बाद उन्होंने सेतु, दिशा पांडे और रिचा पनाई जैसे कलाकारों के साथ द्विभाषी फिल्म मनसुरुमैया सेके में अभिनय किया, लेकिन जनवरी 2014 में यह फिल्म धीमी गति से रिलीज हुई। 3 थमन एस जन्म घंटासला साई श्रीनिवास थमन शिवकुमार 16 नवंबर 1983 3 एक भारतीय ड्रमर से संगीतकार और पार्श्व गायक हैं, जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा और तमिल सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। 4-5 वह 2020 की म्यूजिकल हिट अला वैकुंठापुरमुलो में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। 6 संगीत निर्देशक के रूप में उनकी ब्रेकआउट फिल्म किक 2009 थी। 7 उनकी उल्लेखनीय रचनाओं में इरम 2009, बृंदावन 2010, मिरापाके 2011, डुकुडू 2011, बिजनेसमैन 2012, नायक 2013, बादशाह 2013, ग्रीकू वीरुडू 2013 जैसी फिल्में शामिल हैं। रेस गुर्रम 2014, आगाडू 2014, ब्रूस ली 2015, सर्रेनोडू 2016, थोली प्रेमा 2018, सिम्बा 2018, क्रैक 2021, वकील साब 2021, अखंड 2021, भीमला नायक 2022 और वरिसु 2023। थमन लोकप्रिय शो तेलुगु इंडियन आइडल सीजन 1 और सीजन 2 यहाँ पर स्ट्रीमिंग के लिए जज पैनल का हिस्सा रहे हैं। उन्हें रवि तेजा, सुरेंद्र रेड्डी, श्रीनु वैतला, त्रिविक्रम श्रीनिवास और बोयाप्ती श्रीनु के साथ लगातार सहयोग के लिए जाना जाता है। 8 प्रारंभिक जीवन थमन का जन्म चेन्नई में घंटासला साई श्रीनिवास के रूप में हुआ था, जो मूल रूप से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के पोट्टेप्लेम के रहने वाले थे। चेन्नई में संगीतकारों के एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में पले बढ़े। 9-10 वह अनुभवी निर्देशक और निर्माता घंटासला बलरामैया के पोते हैं। 11 उनके पिता घंटासला शिव कुमार एक ड्रमर थे, जिन्होंने संगीत निर्देशक के चक्रवर्ती के अधीन 700 फिल्मों के लिए काम किया। उनकी मां घंटासला सावित्री, उनकी बहन यामिनी घंटासला और उनकी चाची बी वसंता सभी पार्श्व गायिका हैं। 12-3 साई श्रीनिवास ने मंच नाम थमन अपनाया और उसके साथ एस जोड़ा, जो उनके पिता शिवकुमार के नाम का पहला अक्षर था। 1 थमन के पिता उनके पहले शिक्षक थे, जो एक कुशल ढोलवादक भी थे, जिन्होंने प्रसिद्ध तालवादक शिवमणि जैसे लोगों के साथ काम किया था। थमन ने 11 साल की उम्र में एक सहायक ड्रमर के रूप में तेलुगु सिनेमा में प्रवेश किया, जब वह 1994 में फिल्म भैरव द्वीपम के बैकग्राउंड स्कोर के लिए अपने पिता के साथ गए थे।
13 संगीत निर्देशक बनने से पहले उन्होंने दुनिया भर में 7,000 स्टेज शो में प्रदर्शन किया। फिल्म संगीत निर्देशक बनने से पहले उन्होंने 64 भारतीय संगीत निर्देशकों के लिए रिदम बॉक्स प्लेयर, कीबोर्ड प्रोग्रामर और 900 फिल्मों के लिए ड्रमर के रूप में काम किया। एक संगीत निर्देशक के रूप में उनकी पहली रिलीज तेलुगु में किक और तमिल में सिंधनई सेई थी, दोनों 2009 में रिलीज हुई। 14-15 उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत भारत के सबसे प्रसिद्ध निर्देशकों में से एक शंकरस बॉयस 2003 से की। थमन ने चेन्नई के बोस्टन स्कूल से पढ़ाई की। जब वह 9 साल के थे तब वह एक रिदम पेड वादक के रूप में एसपी बालासुब्रमण्यम और जी आनंद की एक संगीत टीम में शामिल हुए। 16 और 13 साल की उम्र में जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तब उन्होंने पढ़ाई बंद कर दी। अपने परिवार में आए संकट से उबरने के लिए उन्हें अपने शौक को पेशा बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 17 फिर वह राजकोटी से जुड़ गए और उनके संरक्षण में 60 फिल्मों में 3 साल तक काम किया। उन्होंने एमएन कीरावनी के साथ 3 साल तक 30 फिल्मों में काम किया। उद्धरण वांछित। थमन मणि शर्मा को अपना गुरु मानते हैं और उन्होंने उनके संरक्षण में 8 साल बिताए, जबकि उनके साथ 94 फिल्मों में काम किया। 18 कुल मिलाकर उन्होंने खुद को आगे बढ़ाने से पहले 14 साल तक दिग्गजों के साथ रिदम और कीबोर्ड प्रोग्रामिंग में काम किया। 19 कैरियर। थमन ने तेलुगु फीचर फिल्म मल्ली मल्ली 2009 के माध्यम से संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की, हालांकि साउंड ट्रैक एल्बम 2008 में जारी किया गया था। आइडल ब्रेन के जीवी ने फिल्म में थमन के काम को अच्छा बताया। 20 उसी वर्ष फिल्म सिंधनई सेई के उनके दूसरे साउंड ट्रैक ने तमिल सिनेमा में उनकी शुरुआत की। 21 उन्होंने साउंड ट्रैक से उचिमीधु गीत रिकॉर्ड करके अपने पार्श्व गायन की शुरुआत भी की है। तमिल फिल्म ईरम 2009 में बैकग्राउंड स्कोर को समीक्षकों से अच्छी समीक्षा मिली। 22-23 हालांकि उन्होंने 2007 में फिल्म का संगीत तैयार करना शुरू कर दिया था। साउंड ट्रैक 2008 में जारी किया गया था और अंततः फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी। मई 2017 में थमन ने हिंदी में अपनी शुरुआत की, जब वह साउंड ट्रैक एल्बम में प्रदर्शित 6 संगीतकारों में से एक थे। रोहित शेट्टी की गोलमाल अगेन हिंदी सिनेमा की एक कॉमेडी फ्रेंचाइज। 2018 में उन्होंने रोहित शेट्टी के सफल उद्यम सिम्बा के लिए एक थीम गीत तैयार किया। व्यक्तिगत जीवन। थमन के पास बैंड थमानिया और गोंगुरा बैंड नाम के म्यूजिक बैंड हैं। 25-26 वह एक क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं, सीसीएल का हिस्सा हैं। 27 और थमन हिटर्स नामक टीम के मालिक हैं। कलाकार राम पोथिनेनी, श्रीलीला, सई मांजरेकर, श्रीकांत राजा, गौतमी और अजय पुरकर। निर्देशक बोयाप्ती श्रीनु। कथानक फिल्म बिजनेस टाइकून जगपति बाबू रामकृष्ण राजू द्वारा अदालत में अपने अपराध कबूल करने और जेल की सजा सुनाए जाने से शुरू होती है, लेकिन उनके वकील ऊंची अदालतों में अपील करते रहते हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश रायडू अजय पुरकर अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करता है, लेकिन तेलंगाना के सीएम रंजीत रेड्डी शरथ लोहितसवा का बेटा दुल्हन के साथ भाग जाता है और दोनों सीएम के बीच दरार पैदा कर देता है। इस बीच राजनीति विज्ञान का छात्र राम अपनी सहपाठी श्रीलीला, जो कि तेलंगाना के सीएम की बेटी है, को चिढ़ा रहा है। जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री उन हत्यारों से छुटकारा पा लेते हैं जिन्होंने उन्हें गोली मारने की कोशिश की थी, तो उन्हें जीवन का सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब राम उनके घर में प्रवेश करता है और दोनों मुख्यमंत्रियों की बेटियों को ले जाता है। राम कौन है और उनके व्यवहार के कारण क्या हुआ, यह कहानी का बाकी हिस्सा है।
टॉलीवुड अभिनेता राम पोथिनेनी ने 2 गानों में अपने नृत्य कौशल और खून खराबे वाले एक्शन दृश्यों में उग्र पक्ष दिखाया है, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के 2 मुख्यमंत्रियों द्वारा एक आईटी प्रमुख श्रीकांत को बदनाम करने और पद से हटाने की साजिश रचने की काल्पनिक कहानी को नहीं बचाया जा सका। अपने गलत तरीके से कमाए गए काले धन को सफेद करने से इनकार कर दिया। निर्देशक बोयाप्ती श्रीनु का फॉर्मूला इन दिनों पुराना और पूर्वानुमानित होता जा रहा है। नए कथानक का पता लगाने के बजाय वह दर्शकों को बनाए रखने के लिए कुछ भावनात्मक दृश्यों के अलावा खूनी एक्शन एपिसोड और ग्लैमरस गानों पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। बोयाप्ती ने बालकृष्ण को सिम्हा से अखंड तक 2 भूमिकाओं में दिखाया, जहां एक वास्तव में क्रूर है जबकि दूसरा नरम है, और स्कंद में राम पोथिनेनी पर भी यही फॉर्मूला लागू होता है। लेकिन यह एक जोखिम भरा प्रस्ताव साबित होता है। कभी कभी बालकृष्ण अपनी लार्जर दैन लाइफ छवि के साथ तर्क रहित फिल्म बना सकते हैं, लेकिन राम जैसे अभिनेताओं के लिए यह मुश्किल है। उभरती सितारा श्रीलीला अपने नृत्य कौशल का प्रदर्शन करती है और राम के साथ कदम मिलाती है, लेकिन इस नासमझ एक्शन गाथा में उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। सई मांजरेकर की भूमिका के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है, जो दुखती रग की तरह सामने आती है। स्कंद में महिला पात्र महज सहारा हैं, जो जरूरत पड़ने पर आंसू बहाती हैं। अन्यथा इस अंधराष्ट्रवादी फिल्म में उनकी कोई भूमिका नहीं है। राम पोथिनेनी जोरेडी जैसी फिल्मों में अपने प्रेमी लड़के की भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। आई स्मार्ट शंकर के साथ एक्शन हीरो बन गए। संभवतः वह बोयाप्ती से हाथ मिलाकर अपनी क्रोध प्रेरित छवि का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन वह प्रतिक्रिया से निराश होंगे क्योंकि कथानक अतार्किक है। एक उद्योगपति को बचाने के लिए 2 मुख्यमंत्रियों को निशाने पर लेना पचाना थोड़ा मुश्किल है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक एथिकल हैकर एक सतर्क व्यक्ति बन जाता है और ठगों को काट डालता है। वह चरम पर पहुंच जाता है। राम की एक और भूमिका है, लेकिन यह जबरदस्ती की लगती है क्योंकि वह अपनी प्रेमिका सई मांजरेकर को बचाने के लिए 2 मुख्यमंत्रियों से लड़ता है, लेकिन यह कहानी के साथ मुश्किल से ही मेल खाता है। राजा दग्गुबाती और श्रीकांत अपना काम करते हैं, जबकि खलनायक शरथ और अजय पुरकर खराब ढंग से बनाई गई भूमिकाओं को बचाने की कोशिश करते हैं। निर्देशक बोयाप्ती श्रीनु आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कडप्पा से आते हैं को एक खलनायक के रूप में प्रदर्शित करके कुछ महत्वपूर्ण अंक अर्जित कर सकते हैं और मुफ्त संस्कृति के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उन्हें एक बेहतर कथानक चुनना चाहिए था। सौभाग्य से उन्होंने किसी भी प्रतिक्रिया से बचने के लिए तेलंगाना के सीएम को एक खलनायक के रूप में चित्रित किया है, लेकिन नायक को उनके घर में घुसपैठ करने और लड़कियों को ले जाने की अनुमति देकर उनकी उच्च सुरक्षा का मजाक उड़ाया है, जो बकवास और पागलपन के अलावा। तो दोस्तों इसके सुपर हीरो जो आपको साउथ के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जा रहा है और रिस्पांस भी बहुत बढ़िया आ रहा है वहाँ से। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि चैनल पर नए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। और जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में जानना चाहते हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख सकते हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई से भी लैंग्वेज की वो सीरीज हो, आप नीचे नाम लिख सकते हो। दोस्तों अब हम इसके कास्टिंग के बारे में जानते हैं। मूवी के अंदर जो कास्ट कैरेक्टर आपको देखने को मिले उनके बारे में जानते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द अनदर मूवी। बाहुबली 2 द कंक्लूजन 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य एक्शन फिल्म है, जिसका निर्देशन एस राजामौली ने किया है, जिन्होंने भी विजेंद्र प्रसाद के साथ फिल्म का सह लेखन किया था।
फिल्म का निर्माण अर्का मीडिया वर्क्स के बैनर तले शोभू यार्लागड्डा और प्रसाद देविनेनी द्वारा किया गया था। यह फिल्म टॉलीवुड में निर्मित की गई थी और इसे तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में एक साथ फिल्माया गया था। इसमें प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना, राम्या कृष्णा, सत्यराज शामिल हैं। नासर और सुब्बाराजू। यह फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग की अगली कड़ी है, जो सीक्वल और प्रीक्वल दोनों के रूप में काम करेगी। साथ यह फिल्म मध्यकालीन भारत पर आधारित है और अमरेंद्र बाहुबली और भल्लाल देव के बीच भाई बहन की प्रतिद्वंद्विता का अनुसरण करती है। बाद वाला पहले वाले के खिलाफ साजिश रचता है और उसे कटप्पा द्वारा मरवा देता है। वर्षों बाद अमरेंद्र का बेटा उसकी मौत का बदला लेने के लिए वापस आता है। यह फिल्म 250 रुपये करोड़ $36.87 मिलियन के अनुमानित बजट पर बनाई गई थी और रिलीज के समय यह सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। निर्माण 17 दिसंबर 2015 को रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद में शुरू हुआ। छायांकन के सेंथिल कुमार द्वारा किया गया था और संपादन कोटागिरी वेंकटेश्वर राव द्वारा किया गया था। प्रोडक्शन डिजाइन साबू सिरिल द्वारा किया गया था, जबकि एक्शन दृश्यों को पीटर हेन द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था। दृश्य प्रभावों को एडेल आदिली और पीट ड्रेपर की सहायता से कमलाकन्नन द्वारा डिजाइन किया गया था। साउंड ट्रैक और पृष्ठभूमि संगीत द्वारा रचित थे एम कीरावनी। बाहुबली 2 को 28 अप्रैल 2017 को तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम संस्करण में रिलीज किया गया था और बाद में जापानी, रूसी और चीनी में डब किया गया था। पारंपरिक 2D और आईमैक्स प्रारूपों में रिलीज हुई। बाहुबली 2 पहली तेलुगु फिल्म थी जो 4K हाई डेफिनेशन प्रारूप में भी रिलीज हुई थी। बाहुबली 2 2017 की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक थी क्योंकि प्रीक्वल एक विशाल क्लिफहैंजर में समाप्त हुआ था। 9 अक्टूबर 2011 12 फिल्म का प्रीमियर दुनिया भर में 9,000 से अधिक स्क्रीनों पर हुआ, जिनमें से 6,500 स्क्रीन अकेले भारत में थीं, जिसने एक भारतीय फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। सबसे व्यापक रिलीज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। भारतीय फिल्म रिलीज 13-14 रिलीज होने पर इसने दुनिया भर में 1,737 रुपये 68 पैसे 1,810.60 करोड़ $256.26 $267.01 मिलियन की कमाई की। एपीके 2014 को पीछे छोड़ते हुए संक्षेप में यह अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई, जिसने लगभग 789 रुपये करोड़ का कलेक्शन किया। रिलीज होने के पहले 6 दिनों के भीतर दुनिया भर में यह केवल 10 दिनों के अंतराल में 1,000 रुपये करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। भारत के भीतर इसने कई फिल्म रिकॉर्ड बनाए, जो हिंदी के साथ साथ अपनी मूल तेलुगु और तमिल भाषाओं में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। यह अब तक भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म 15 और दुनिया भर में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन के दौरान 10 करोड़ 100 मिलियन से अधिक टिकट बेचे, जो शोले 1975 के बाद भारत में किसी भी फिल्म के लिए सबसे अधिक अनुमानित प्रवेश है। 16-17 अपने पूर्ववर्ती की तरह बाहुबली 2 को भी राजामौली के निर्देशन, कहानी, छायांकन, विषय वस्तु, दृश्य प्रभाव, संगीत, एक्शन दृश्यों, अभिनय और भावनात्मक वजन के लिए देशव्यापी और सार्वभौमिक प्रशंसा मिली। 18 इसकी फिल्म उद्योग के अभिनेताओं द्वारा भी समान रूप से प्रशंसा की गई और इसके पूर्ववर्ती और राजामौली की अन्य फिल्मों के साथ इसे व्यापक रूप से महानतम भारतीय महाकाव्य एक्शन फिल्मों में से एक माना जाता है। 19-20 इसने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए सैटर्न पुरस्कार और 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
कार जीते संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव और सर्वश्रेष्ठ स्टंट कोरियोग्राफर। बाहुबली फ्रेंचाइजी अखिल भारतीय फिल्म आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी एक ही फिल्म को विभिन्न भाषाओं में रीमेक करने के बजाय वे एक ही फिल्म को विभिन्न भाषाओं में डब कर रहे हैं। 21 कथानक। फिल्म का कथानक पूर्ववर्ती से जुड़ता है। पूर्ववर्ती कथानक के बारे में अधिक जानकारी के लिए बाहुबली द बिगिनिंग देखें। कटप्पा बताते रहते हैं कि कैसे उन्होंने अमरेंद्र बाहुबली को धोखा दिया और उनकी हत्या कर दी। कालकेय को पराजित करने के बाद अमरेंद्र को सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, जबकि भल्लाल देव को राज्य का भावी कमांडर इन चीफ घोषित किया गया। इसके बाद रानी शिवगामी देवी एक अनुष्ठान पूरा करती हैं, जिसमें उन्हें एक बार भी बिना रुके या झिझक के महल से पवित्र मंदिर तक चलना होता है। उसे अपने सिर पर अग्नि के कलश को संतुलित करते हुए उस कलश का उपयोग अपने गंतव्य पर एक राक्षस के पुतले को जलाने के लिए करना है। जबकि अनुष्ठान चल रहा है, एक दुष्ट हाथी रानी पर हमला करता है, लेकिन अमरेंद्र प्राणी को वश में करने और उसे शिवगामी के मार्ग में हस्तक्षेप करने से रोकने में सक्षम है, जिससे वह सफलतापूर्वक मंदिर तक पहुंच सकती है और राक्षस को जला सकती है। बाद में शिवगामी राजनीतिक मामलों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कटप्पा के साथ छद्मवेश में अमरेंद्र को भूमि के दौरे पर भेजती है। दौरे के दौरान अमरेंद्र पड़ोसी राज्य कुंतला की राजकुमारी देवसेना की वीरता को देखता है, जब वह हमलावरों के एक समूह का विरोध करती है। उसके प्यार में पड़कर वह लड़ाई के बाद एक साधारण व्यक्ति बनकर उसके पास आता है और कटप्पा उसके चाचा के रूप में उसके साथ खेलता है। अमरेंद्र को कुंतला के शाही महल में देवसेना के चचेरे भाई कुमार वर्मा, एक कायर जो बहादुर होने का दिखावा करता है, के तहत प्रशिक्षण में गार्ड के रूप में स्वीकार किया जाता है। भल्लाल देव को अमरेंद्र के कृत्यों के बारे में पता चलता है और देवसेना के चित्र को देखने के बाद वह उसके लिए वासना करता है और शिवगामी से एक वादा प्राप्त करता है, जो इस तथ्य से बेखबर होकर कि अमरेंद्र पहले से ही उसके प्यार में पड़ गया है, देवसेना के साथ भल्लाल देव की शादी का आश्वासन देता है। शिवगामी ने कुंतला के पास विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए एक दूत भेजा, लेकिन दूत ने इसे संरक्षण देने वाले तरीके से चित्रित किया, जिससे देवसेना क्रोधित हो गई। वह प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए तीखा जवाब देती है और उसकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने पर बिजजल देव ने शिवगामी को अमरेंद्र को एक आदेश भेजने के लिए प्रेरित किया कि देवसेना को बंदी के रूप में महिष्मती लाया जाए। कुंतला में पिंडारी का आक्रमण शाही महल पर डाकुओं ने अमरेंद्र और कटप्पा की बहादुरी को उजागर किया और उन्होंने देवसेना और कुमार वर्मा की सहायता से हमले को विफल कर दिया, जो अमरेंद्र के प्रोत्साहन से अपनी कायरता पर काबू पाते हैं। जब अमरेंद्र को देवसेना को पकड़ने का संदेश मिलता है तो कटप्पा को पता चलता है कि अमरेंद्र महिष्मती का भावी राजा है। अमरेंद्र देवसेना से वादा करता है कि वह किसी भी कीमत पर उसके सम्मान की रक्षा करेगा, उसे महिष्मती ले जाता है। अदालत में गलतफहमी सामने आती है और शिवगामी अमरेंद्र को सिंहासन और देवसेना के बीच चयन करने के लिए कहती है। राजकुमारी से अपना वादा तोड़ने की इच्छा न रखते हुए उसने उससे शादी करने और उसके कमांडर इन चीफ के रूप में राज्य की सेवा करने का विकल्प चुना। भल्लाल देव का राज्याभिषेक एक भव्य समारोह में होता है, लेकिन वह नागरिकों के बीच अमरेंद्र की लोकप्रियता से ईर्ष्या से भर जाता है। देवसेना जल्द ही एक बच्चे की उम्मीद करती है और उसके बच्चे के जन्म के दौरान भल्लाल देव ने यह सुनिश्चित करने के बहाने अमरेंद्र को उसके कमांडर पद से वंचित कर दिया कि अमरेंद्र अपना अधिकांश समय अपनी गर्भवती पत्नी के साथ बिताता है और यह पद अदालत के अधिकारी सेतुपति को दिया जाता है। देवसेना फैसले पर सवाल उठाती है,
इसे अनुचित बताती है और शिवगामी को उसकी निष्क्रियता के लिए दोषी ठहराती है। वह अमरेंद्र को उपहार के रूप में सिंहासन पर बैठने के लिए कहती है, जिससे हर कोई उसकी जिद से स्तब्ध रह जाता है। एक मंदिर में अपनी यात्रा के दौरान देवसेना ने सेतुपति की उंगलियों को खंजर से काट दिया जब वह महिलाओं को अनुचित तरीके से छूता था और उनके साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश करता था। उसे बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है और अदालत में पेश किया जाता है, जहां अमरेंद्र सेतुपति को उसके कुकर्मों के लिए मार देता है और परिणामस्वरूप देवसेना और अमरेंद्र दोनों को शाही महल से निर्वासित कर दिया जाता है और आम लोगों के रूप में रहने का फैसला किया जाता है। चूंकि अमरेंद्र की प्रसिद्धि कम नहीं होती है, बिजजल देव और भल्लाल देव शिवगामी को अमरेंद्र के खिलाफ करने की साजिश रचते हैं। बिजजल देव ने कुमार वर्मा को आश्वस्त किया कि भल्लाल देव की बुरी योजनाओं से अमरेंद्र, देवसेना और उनके अजन्मे बच्चे के जीवन को खतरा होगा और अच्छा काम करने के लिए भल्लाल देव की हत्या करने के लिए उसे रात में चुपके से महल में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि कुमार वर्मा और उनके साथी हार गए और मारे गए। शिवगामी राज्य से बंधे रहने के लिए बाध्य, कटप्पा असहाय रूप से अमरेंद्र को एक एकांत स्थान पर ले जाता है और बहाना बनाता है कि वह मुसीबत में है, इससे पहले कि वह पीठ में छुरा घोंपकर उसकी हत्या कर दे। भल्लाल देव ने कटप्पा के सामने खुद को अमरेंद्र की हत्या का मास्टरमाइंड बताया। कटप्पा महल में लौटता है और गुस्से में शिवगामी को उसके बेटे की मौत के लिए दोषी ठहराता है और उसे भल्लाल देव के विश्वासघात के बारे में बताता है। जब शिवगामी को अपने कृत्य का एहसास होता है तो वह फर्श पर गिर जाती है और देवसेना अपने नवजात बेटे के साथ आती है। शिवगामी देवसेना से माफी मांगती है और महल के बाहर घबराई हुई भीड़ के सामने घोषणा करती है कि अमरेंद्र की मृत्यु हो गई और उसका बेटा महेंद्र बाहुबली सिंहासन पर बैठेगा। वह भल्लाल देव और उसके पिता को दंडित करने के लिए एक सभा का आदेश देती है, लेकिन भल्लाल देव गार्डों को उसे पकड़ने का आदेश देता है। कटप्पा की मदद से वह नवजात लड़के के साथ भागती है, लेकिन भल्लाल देव द्वारा चलाए गए तीर से घायल होने के बाद एक नदी में गिर जाती है, जो उसे एक मार्ग की ओर ले जाती है जो पहाड़ के नीचे समाप्त होता है। लालदेव एक अत्याचारी सम्राट बन जाता है जो देवसेना को अगले 25 वर्षों तक बंदी बनाकर रखता है और कुंतला को नष्ट कर देता है। जिस समय वह एक कैदी थी, देवसेना महल के केंद्र में लकड़ियों का एक बड़ा संग्रह तैयार करती है, जाहिरा तौर पर खुद के लिए अंतिम संस्कार की चिता के रूप में, लेकिन वास्तव में फिल्म की शुरुआत में देखी गई उसी रस्म के साथ भल्लाल देव का अंतिम संस्कार करने के लिए। यह कहानी सुनने के बाद कि भल्लाल देव के हाथों उसकी मां और मातृभूमि को कितना नुकसान हुआ है, महेंद्र बाहुबली उर्फ शिवुडू बटा शिवा तुरंत युद्ध की घोषणा करता है। उसने अपनी सेना इकट्ठी की, जिसमें कटप्पा के नेतृत्व में विद्रोही सैनिक, ग्रामीण और महिष्मती की गुलाम सेना शामिल थी। कटप्पा और अवंतिका की सहायता से सेना ने महिष्मती की घेराबंदी कर दी। भल्लाल देव ने देवसेना को फिर से पकड़ लिया और उसके भाई जया वर्मा को मार डाला, लेकिन कटप्पा, महेंद्र और विद्रोहियों ने शहर की दीवारें तोड़ दीं और उसे बचा लिया। महेंद्र ने भल्लाल देव को एक क्रूर लड़ाई में उलझा दिया, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर दोनों को बढ़त हासिल होती दिखाई देती है। देवसेना अपने सिर पर आग को संतुलित करते हुए कटप्पा, अवंतिका और अन्य सैनिकों द्वारा संरक्षित आंगन से होकर गुजरती है। हालांकि कुछ मौकों पर उसका रास्ता लगभग टूट चुका है, महेंद्र सुधार करने और यह सुनिश्चित करने में सक्षम है कि देवसेना चलती रहे। इस बीच महेंद्र जवाबी कार्रवाई करता है और देवसेना के पिंजरे से जंजीरों का उपयोग करके भल्लाल देव को चिता पर गिरा देता है। अनुष्ठान पूरा करने के बाद देवसेना ने भल्लाल देव को जिंदा जला दिया,
जिससे उसकी मौत हो गई और उसका शासन स्थायी रूप से समाप्त हो गया। अगले दिन ढालना 2017 में 18वें मुंबई फिल्म फेस्टिवल में प्रभास। मुख्य लेख बाहुबली पात्रों की सूची। आकलित श्रेष्ठ कलाकार निम्नलिखित हैं 22। प्रभास दोहरी भूमिका में हैं। अमरेंद्र बाहुबली शिवगामी देवी और बिज्जल देव के भतीजे और महिष्मती तेलुगु बटा मगिज्म थी तमिल के सिंहासन के दत्तक उत्तराधिकारी। एक राजकुमार के रूप में उनकी करुणा, कुलीनता और वीरता के लिए लोगों के बीच उनका बहुत सम्मान किया जाता है। महेंद्र बाहुबली सिवुडु तेलुगु बटा सिवु तमिल पुत्र देवसेना के अमरेंद्र का पुत्र, जो अपने पिता की मृत्यु के दौरान पैदा हुआ था और बड़ा होकर विद्रोही गठबंधन से मिलता है जो भल्लाल देव का मुकाबला कर रहा है। भल्लाल देव तेलुगु बटा पलवलथेवन तमिल के रूप में राणा दग्गुबाती, अमरेंद्र के जैविक चचेरे भाई और दत्तक बड़े भाई, जो उनकी लोकप्रियता से बेहद ईर्ष्या करते थे और बचपन से ही सिंहासन पर उनके अधिकार को मिटाने की साजिश रचते थे। बाहुबली के विपरीत उसे लोगों की बहुत कम परवाह है और यहाँ तक कि उसे अपनी प्रजा को गुलाम बनाते हुए भी दिखाया गया है। वह कटप्पा को बाहुबली को मारने के लिए अपनी हत्या की साजिश रचता है। देवसेना तेलुगु बटा देवसेनई तमिल के रूप में अनुष्का शेट्टी, कुंतला के राजा की छोटी बहन, जो बाहुबली से शादी करती है। उन्हें शाही परिवार में शामिल करने और शिवगामी और पलवलथेवन बटा भल्लाल देव के कानून का उल्लंघन करने से राज्य में नागरिक संघर्ष और उनका निर्वासन होता है। अवंतिका के रूप में तमन्ना एक युवा और शक्तिशाली विद्रोही योद्धा है जिससे महेंद्र को प्यार हो जाता है। वह उसे राज्य वापस लेने में मदद करती है और वे शादी कर लेते हैं। अतिथि भूमिका शिवगामी देवी के रूप में राम्या कृष्णन, भल्लाल देव बटा पलवलथेवन की मां और बिजल देव बटा पिंगलाथेवन की पत्नी और राज्य की एक पूर्व प्रजा जो रानी बन जाती है। वह राज्य के सर्वोच्च अधिकारियों में से एक है और एक कुशल योद्धा है। जब वह महेंद्र को राज्य से बाहर ले जाने की कोशिश करती है तो उसके अपने बेटे द्वारा उसकी लगभग हत्या कर दी जाती है। बिज्जल देव तेलुगु बटा पिंगलाथेवन तमिल के रूप में नासर, भल्लाल देव बटा पलवलथेवन के विक्षिप्त पिता और शिवगामी के पति, युद्ध में उनका एक हाथ टूट गया है और अपने बेटे की तरह वह भी अपनी प्रजा का शोषण करने और दमनकारी होने में विश्वास करते हैं। इस वजह से उन्हें कभी भी औपचारिक रूप से राज्य का नियंत्रण नहीं दिया गया। उनके भाई विक्रमदेव अमरेंद्र बाहुबली के जैविक पिता हैं। करिकाला कटप्पा नादर के रूप में सत्यराज शिवगामी के भाई हैं और उन्हें भल्लाल देव और अमरेंद्र का चाचा कहा जाता है। वह अविश्वसनीय रूप से कुशल योद्धाओं के वंश का सदस्य है जो नौकरों की तरह शाही परिवार की सेवा करते हैं, लेकिन वह राज्य की सेना को भी अधिकृत करते हैं। कुमार वर्मा के रूप में सुब्बाराजू देवसेना का रिश्तेदार है जो उसके खिलाफ प्रतिस्पर्धी है और एक कायर योद्धा है, लेकिन अमरेंद्र द्वारा कुंतला पर पिंडारी आक्रमण के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया जाता है। बाहुबली को देशद्रोह के आरोप में फंसाने के लिए बिजलदेव बटा पिंगलाथेवन ने उसे एक विस्तृत जाल में फंसाकर मार डाला। अन्य सेतुपति के रूप में राकेश वर्रे भल्लाल देव का दोस्त है जो बाहुबली के इस्तीफा देने के बाद सेना कमांडर की भूमिका निभाता है। जब उसे पता चलता है कि सेतुपति ने उसकी पत्नी को अश्लील तरीके से छुआ है तो बाहुबली ने उसका सिर काट दिया है। जया वर्मा देवसेना के भाई और कुंतला के पूर्व राजा के रूप में मीका रामकृष्ण। अंतिम युद्ध के दौरान भल्लाल देव ने उसे मार डाला। कालकेय राजा के भाई के रूप में चरणदीप सुरनेनी उद्धरण वांछित जो कालकेय के प्रमुख की भूमिका निभाता है। वह बाहुबली द्वारा मारा गया है। सांगा के रूप में रोहिणी 23 महेंद्र की दत्तक मां।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्कंद नाम की इस मूवी के बारे में बात की, जो कि सुपर हिट तो होने ही वाली हैं और ब्लॉकबस्टर एक तरह से ये मूवी रहने वाली है। इसके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। यदि आप एक्शन लवर और रोमांटिक लवर हो तो आपके लिए ये तड़का है। सिनेमा हॉल में आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिल रही है। बाकी रिव्यू भी बहुत बढ़िया है, रेटिंग भी बहुत बढ़िया है, माल भी बहुत बढ़िया है। आप जाकर इसे देख पाओगे। और OTT का इंतज़ार कर रहे हो तो लगभग 1 से 2 महीना तो आराम से लगेगा OTT पर आने में से। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।